हाय, गुड मॉर्निंग। देखो, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं पीवाईक्यू में, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूसी। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो ओके, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है। देखो, दैट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। तो आपको कितने स्ट्रक्चर दिए हैं? ये 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, और आपको क्या पूछा है यहाँ पे, इनमें से इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, या किस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। ये इसके बारे में आपको पूछा है। तो देखो, स्ट्रक्चर्स तो हमारे स्टेबिलिटी या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो भी वहां पे चार्जेस है, चार्जेस वहां पे क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। या वहां पे अगर कोई चार्जेस है भी, तो वहां पे क्या होने चाहिए, वो दूर दूर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दूर दूर होने चाहिए। और अगर दूर दूर होते हैं, ओके, तो देखो बेसिकली यहाँ पे अगर हम ये ले लेते हैं, क्या ये स्ट्रक्चर अगर हम लेंगे, ओके, तो जो CHO ग्रुप है, क्या CHO ग्रुप है, ये हमारा पता है हमें इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। वही अगर NH2 लेते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर अगर हम ले लेते हैं, क्या सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर अगर लेते हैं, तो बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी, मतलब सबसे स्टेबल अगर हम स्ट्रक्चर लेंगे तो इसमें से कौन सा होगा? देखो, अगर चार्जेस अगर देखते हैं तो चार्जेस दूर दूर है। क्या है? इन दोनों के चार्जेस जो है, ओके, मतलब बी स्ट्रक्चर में चार्जेस जो है वो वहां पे दूर दूर है। और अगर जो चार्जेस है वो अगर दूर है, ओके, मतलब देखो, एक स्ट्रक्चर ये है, क्या ये एक स्ट्रक्चर ये है, और दूसरा स्ट्रक्चर ये है। ओके, तो इसमें इसमें अगर हम ले लेते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड्स है। ओके, उसके साथ साथ वहां पे चार्जेस भी प्रेजेंट है। क्या है? चार्जेस भी प्रेजेंट है। ओके, तो इस वाले केस में,
बी एंड डी में, तो देखो यहाँ पे बी एंड डी में अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, दैट्स द बी का होगा। बी इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन। अब देखो जो कार्बन है, सॉरी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। ओके, इसका मतलब वो तो सबसे कम स्टेबल होगा। ओके, उसके बाद में ए, ए इज ग्रेटर देन सी, सी ए डी बी। वैसे तो मैच नहीं कर रहा, इंक्रीजिंग बोला है, सी ए डी बी। यस, तो हम क्या ले सकते हैं, दैट्स सी डी ए बी ले सकते हैं, दैट्स सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या सेकंड वहां पे हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। ओके, एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। Okay, चलो देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, assertion and reason है। देखो बेंजीन इज मोर स्टेबल देन द हाइपोथेटिकल साइक्लो हेक्साट्राइन। ओके, क्या बेंजीन जो है ये क्या है, मोर स्टेबल है, ओके, देन द साइक्लोहेक्साट्राइन। ओके, तो ऑब्वियसली सही है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन या स्टेप रेजोनेंस जो है वो स्टेप रेजोनेंस वहां पे शो करता है। ओके, एंड इसका रीजन क्या है, दैट्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाइज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो मोर अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन एटम। मतलब दैट्स द, ये भी रीजन जो है वो भी सही है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट्स द बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन विल बी मोस्ट स्टेबल। ओके, मोस्ट स्टेबल अपने को पूछा है, और अगर मोस्ट स्टेबल पूछते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, क्या ए आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्सनल स्ट्रेन है या वंडरवॉल स्ट्रेन है ये यहाँ पे लोवेस्ट होगा। ओके, क्यों, देखो क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये आसपास है मतलब ये दैट विल शो द रिपल्शन। अगेन ये अगर हम ले लेते हैं तो दिस वन एंड दिस वन, ओके, अगेन एडजेसेंट है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो है वो दैट्स 60 डिग्री है। ओके, यहाँ पे तो जीरो ही है। ओके, यहाँ अगर लेंगे तो 120 है, क्या है 120 है, लेकिन अगेन इट विल शो द रिपल्शन। ओके, मतलब जो स्ट्रेन है या रिपल्शन है वो रिपल्शन वहां पे ज्यादा शो करता है। उसके बाद में देखो, इन सल्फर एस्टिमेशन 0.471 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 1.4439 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। ओके, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इज, ओके, अगेन इसके लिए हम क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट्स द परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू क्या होता है, दैट्स 32 डिवाइडेड बाई 223। ओके, अब 223 क्या है, दैट्स BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास है। क्या, अगर सपोज हम BaSO4 अगर ले लेते हैं, ओके, तो BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2223 है। ओके, कैसे देखो, Ba का 137, सल्फर का 32, एंड ये इसका 64 हो जाएगा। ओके, 64 प्लस 32 प्लस 137, ये 223 आ जाएगा। ओके, लेकिन इसमें टोटल सल्फर कितना है, एक ही सल्फर है, तो ये क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्या, एक सल्फर है तो 32 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, ओके, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे सल्फर दे रहा है, ओके, वो कितना दे रहा है, दैट्स 1.4439,
divided by 0.471 multiplied by 100, क्या multiplied by 100। ओके अगेन देखो यहाँ पे आपको एक ही चीज करना है। ओके वेट ऑफ एलिमेंट, ओके क्या वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ वेट ऑफ कंपाउंड या एस्टिमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके ये अप्रोक्सीमेटली सभी के लिए अप्लाई करना है। एंड ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप सर यू विल गेट आंसर 42। ओके तो नियरेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। एक बार चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आइसोमरिक डीन deuterated bromide with the molecular formula C4H8DBr have two chiral carbon atoms each। okay, मतलब यहाँ पे अपने को दो chiral carbon वाले molecules पूछे हैं। और अगर दो chiral वाले molecule अगर पूछते हैं तो देखो यहाँ पे सिंपल है। सबसे पहले चार ही कार्बन है तो चार कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो कैसा लेंगे, CH3 C C CH3 लेंगे। ओके लेकिन अपने को दो कायरल कार्बन चाहिए। ओके तो एक को क्या करेंगे, ब्रोमीन है एंड हाइड्रोजन है, एक को हाइड्रोजन एंड ड्यूटोरियम ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे, और एक को H एंड Br अटैच कर देंगे। ओके इस तरीके से ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो कायरल कार्बन वहां पे हो जाएंगे, क्या टू कायरल कार्बन वहां पे। चलो नेक्स्ट देखो, प्रोपेनामाइन एन मिथिल इथेनामाइन। ओके तो ये एग्जैक्टली कैसे है, हेक्सानोन टू ओन एंड दैट्स हेक्से, ये थ्री हेक्सानोन हम बोल सकते हैं। तो देखो अगर हम ए लेते हैं, ए क्या होगा हमारा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये हमारा प्राइमरी अमाइन है और ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद हेक्सानोन एंड टू हेक्सान, मतलब टू हेक्सानोन एंड थ्री हेक्सानोन अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा, मतलब सेकंड होगा। इथेनामाइड एंड हाइड्रोक्सी इथेनामाइन, हाइड्रोक्सी इथेनामाइन, तो ये भी अगेन यहाँ पे क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नहीं नहीं, इथेनामाइड, इथेनामाइड मतलब क्या होगा, दैट्स CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ओके एंड हाइड्रोक्सी इथेनामाइन, हाइड्रोक्सी इथेनामाइन मतलब इसका इनोलिक फॉर्म है, क्या है इसका इनोलिक फॉर्म है, मतलब क्या आ जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड NH2। यस दैट्स द इमाइन। ओके तो ये यहाँ पे क्या होंगे, टोटोमर्स होंगे एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल। ओके नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल ये होंगे एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे पोजीशन से ज्यादा हम इसको मेटामर्स लेंगे। ओके क्यों, क्योंकि इसके साइड चेन जो है वो अलग अलग है, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, दैट्स पोजिशनल आइसोमर्स लेंगे, क्या लेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स लेंगे, मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, दैट्स द डी इज द करेक्ट। ओके उसके बाद में आइडेंटिफाई द करेक्ट
correct order for the given property for the following compounds. अपने को करेक्ट पूछा है, देखो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, और यहाँ पे 4 कार्बन है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है। तो उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके। उसके बाद में डेंसिटी अगर देखते हैं, तो अगेन BrCl एंड I। ओके। अब अगर ये देखते हैं, क्या देखते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन प्लस Br है। 2 कार्बन प्लस Br है। ओके। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन प्लस Cl है। ओके। और यहाँ पे 2 कार्बन प्लस आयोडीन है। ओके। अब देखो यहाँ पे कोई ऑर्डर मिल ही नहीं रहा है। क्या मिल ही नहीं रहा है? मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, ρ = m/v लेते हैं। Okay. मतलब जो रो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम या सरफेस एरिया। ओके। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या नहीं होगा, मतलब करेक्ट नहीं होगा। वही अगर सेकंड ले लो, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सिंगल मतलब कार्बन सेम है यहाँ पे, लेकिन ब्रोमीन यहाँ पे इंक्रीज हुई। बट जैसे ब्रोमीन इंक्रीज होंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वहां पे इंक्रीज होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगेन डेंसिटी है, देखो। अगेन आई Br है, Br है, एंड Cl Br। अगेन यहाँ पे कोई जो भी मॉलिक्यूलर मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट है। ओके, सॉरी, डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास है। तो अगेन वहां पे नहीं आएगा। उसके बाद में ई देखो, ये स्ट्रेट चेन वाला है, मतलब इसका एरिया ज्यादा है। अगेन इसमें सेम कार्बन है, 1 2 3 4। ओके। अगेन इधर भी 4 ही कार्बन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है, ये साइड चेन वाला है, और ये मोर ब्रांचिंग वाला है। तो हमें पता है जो स्ट्रेट चेन वाला होता है उसके जो भी अपने ये होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। वही साइड चेन वाला वहां पे कम होगा, एंड ब्रांचिंग वाला और कम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ACE। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट्स द ACE। उसके बाद में कंपाउंड्स दैट विल गिव अ पॉजिटिव लैसिलियन टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हैलोजन इज। अभी देखो, ये जो लैसिलियन टेस्ट है ये बेसिकली हमारा किसके लिए है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। मतलब वहां पे कार्बन जो है वो वहां पे होना ही चाहिए। अगर कार्बन नहीं होगा तो वो टेस्ट नहीं शो करेगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दैट्स CH3NH2 एंड HCl। एंड ये जो लैसिलियन टेस्ट है, इट इज यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या, डिटेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। ओके। उसके बाद में फॉलोइंग क्रोमेटोग्राम वाज डेवलप्ड बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड ए on a 6 centimeter TLC glass plate. Retardation factor for the compound A is। अभी देखो, यहाँ पे अपने को रिटार्डेशन फैक्टर पूछा है। क्या पूछा है, रिटार्डेशन फैक्टर पूछा है। ओके। तो ये जो रिटार्डेशन फैक्टर होता है, दैट्स डिस्टेंस, मतलब जो RF होता है, क्या RF जो होता है, अगर ये पूरा डिस्टेंस अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे कितना है, 6 सेंटीमीटर। और अगर 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर में से हम क्या करेंगे, ऊपर का 0.5 एंड नीचे का 0.5 छोड़ देंगे।
उसके साथ साथ ये जो 3.5 दिख रहा है ना आपको, ओके, इसमें भी 0.5 छोड़ देंगे। ओके, क्या 0.5 छोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3/5, क्या 3/5 आ जाएगा। मतलब आर एफ वैल्यू जो है, ओके, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है सॉल्वेंट ने, ओके सॉरी कंपाउंड ने, ओके, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ये किया है बेस लाइन से, ओके, वो हम देखते हैं। तो ये जो पॉइंट था वो हमारा किसका था, हमारे कंपाउंड का था। और ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे क्या है, दैट्स द सॉल्वेंट फ्रंट या सॉल्वेंट फ्लो यहाँ पे बोला है। और यहाँ से यहाँ तक कंपाउंड आया है। तो 3.5 में से 0.5 चला गया, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, अगेन टोटल डिस्टेंस अगर हम ले लेते हैं तो टोटल 6 सेंटीमीटर बोला है, टीएलसी ग्लास प्लेट बोला है। तो टीएलसी ग्लास प्लेट में अगर 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें का 0.5 एंड नीचे का 0.5 छोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 अगर आता है तो ये 0.6 आ जाएगा। एंड 6 मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻⁻1, तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। ओके, अगेन सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बस अपने को पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद में विच ऑफ द व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन्स मार्क एज ए बी इन द गिवन कंपाउंड। ओके, मतलब देखो अपने को एसिडिटी पूछा है। ओके, तो देखो ये ए कार्बन है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है इट इज अटैच टू sp2 कार्बन एंड sp कार्बन। ओके, वही ये वाला हाइड्रोजन अगर हम ले लेते तो अगेन sp कार्बन के लिए अटैच है। ये अगर ले लेते हैं तो ये जो है ये sp3 है। ओके, ये अगेन sp2 है। ओके, अगेन ये क्या है हमारा sp2 कार्बन है। लेकिन बेसिकली हम जब एसिडिटी वहां पे देखते हैं तो एसिडिटी क्या होता है, ओ, 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 और ये भी है ना, HC भी है देखो। ओके, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसके कॉन्जुगेट बेसिस देखने पड़ेंगे, और जितना कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उतना वहां पे उसका स्टेबिलिटी होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला तो CO2 वाला ही होगा, क्या होगा, CO2 वाला ही होगा। ओके, मतलब जहां जैसे यहाँ पे HC निकल जाएगा, ओके, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर निगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा शो कर सकता है। ओके, तो सबसे पहला क्या होगा, HC होगा। ओके, उसके बाद HD, देखो HD अगर हम ले लेते हैं तो जैसे H+ चला जाएगा इसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा, और ये निगेटिव ये पूरे रेजोनेंस या यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहां पे बना सकता है। मतलब सेकंड में क्या आ जाएगा, HD आ जाएगा। ओके, क्या HD आ जाएगा। ओके, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो वहां पे मोर होगा। उसके बाद में ये वाला अगर हम ले लेते हैं तो दैट्स द HA। तो HA सबसे ज्यादा शो करेगा, एंड लास्टली HB शो करेगा। Okay, तो CDAB, तो CDAB मतलब क्या होगा, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, बेसिकली कॉन्जुगेशन देखना है कि कॉन्जुगेशन सिस्टम पूरा का पूरा कहाँ पे है, क्या पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम कहाँ पे है। ओके, एंड जो NH2 है, ये NH2 यहाँ पे क्या करता है हमारा, एज अ डोनर ग्रुप बोल के एक्ट करता है। क्या करता है, डोनर ग्रुप बोल के एक्ट करता है। और यहाँ पे डायरेक्टली वो कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है पास ऑन नहीं कर सकता। अब देखो कॉन्जुगेशन अगर हम ले लेते हैं तो कॉन्जुगेशन क्या आ जाएगा, दैट्स द
लोन पेयर, ओके, लोन पेयर सिंगल सिंगल, इधर भी सिंगल, तो यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखो अगेन लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखो लोन पेयर है, सिंगल है, बाद में डबल है, बाद में सिंगल है, बाद में डबल है, एंड सिंगल एंड चार्ज है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर कॉन्जुगेशन शो करता है, उसके साथ साथ अनसैचुरेशन शो करता है। वही अगर NH2 लेते हैं तो NH2 के केस में लोन पेयर सिंगल डबल डबल, सॉरी, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, लेकिन उसके बाद सिंगल है, उसके बाद सिंगल है और पॉजिटिव चार्ज है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या? सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहां पे प्रॉपर रेजोनेंस वो या कॉन्जुगेशन शो करता है, इसीलिए वहां पे ये कर सकता है। उसके बाद में H2O CH2Cl2, क्या? H2O CH2Cl2, ओके। उसके बाद में पैरानाइट्रोफिनॉल एंड, अब देखो मतलब यहाँ पे दो मिक्सचर दिए हैं और उन दो मिक्सचर को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट करना है। और अगर सेपरेट करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले H2O एंड CH2Cl2 अगर हम ले लेते हैं तो इन दोनों का डेंसिटी अलग है। और अगर डेंसिटी अलग है इसका मतलब हम यहाँ पे डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वहां पे इस्तेमाल करें। मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे? सेकंड मेथड इस्तेमाल करेंगे। वही अगर ये ले लेते हैं क्या, अ, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अगर हम लेंगे, ओके, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? दैट्स वी कैन यूज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ही नेचर के हैं, और अगर सेम ही नेचर के हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉलम क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद केरोसिन एंड नैप्थलीन है, देखो क्या, केरोसिन एंड नैप्थलीन अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। क्यों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों करते हैं? जो भी बॉइलिंग पॉइंट्स है केरोसिन एंड नैप्थलीन का, वो वहाँ पे अलग अलग है। ओके, तो उसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ पे करेंगे। एंड C6H12O6 ग्लूकोज है एंड NaCl है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वाटर सोल्यूबल है। क्या है? दोनों वाटर सोल्यूबल है। और अगर दोनों वाटर सोल्यूबल है तो उसको अगर हमें सेपरेट करना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन वहां पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या आ जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो क्या आ जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, दैट्स अ प्रोपेनॉल प्लस मिथानल, डाइल्यूट NaOH दिया है, उसके बाद हीटिंग दिया है, NaCN दिया है एंड H3O+ दिया है। ओके, क्या H3O+ दिया है? तो प्रोपेनॉल एंड मिथानल अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो सबसे पहले ये काम क्या करेगा? यहाँ पे हमारा अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। क्या करेगा? अल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। और अगर अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, ओके, तो मिथानल है मतलब फॉर्माल्डिहाइड है। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म, देखो प्रोपेनॉल अगर हम लेते हैं तो CH3CH2CHO लेते हैं, ओके, प्लस फॉर्माल्डिहाइड या मिथानल मतलब HCHO होता है। अगर HCHO होगा, क्या होगा? HCHO होगा, ओके, तो ये यहाँ पे जैसे OH- वहां पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे आ, मतलब अटैच करवा देगा। क्या करवा देगा? यहाँ से इस कार्बन को और इस कार्बन को यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच करवा देगा। ओके, और अगर अटैच करता है तो हमें पता है दैट्स अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड वहां पे मिलता है। तो दोनों अल्डिहाइड है तो यहाँ पे क्या मिलेगा?
that's the CH2 डबल बॉन्ड CH3 CHO, ये यहाँ पे मिलेगा। अब देखो हीटिंग हीटिंग किया इसका मतलब हमने क्या किया, इसको H2 निकाल दिया। तो अब यहाँ पे NaCN है, NaCN साइनाइड है, तो साइनाइड इट विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, CH2 के ऊपर अटैक। दैट्स CH2 डबल बॉन्ड CH3 COH H एंड CN, दैट्स साइनोहाइड्रिन बना है। और ये जो साइनोहाइड्रिन है, ओके, इसका जैसे हम H2 के प्रेजेंस में या H3 के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये हमें यहाँ पे क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ओके, तो सबसे पहला देखो, ये तो कायरल कार्बन है। ओके, उसके साथ साथ ये जो है CH2, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। तो तो ये यहाँ पे क्या करेगा, it will give a racemic mixture and gives a gas with a unsaturated NaHCO। मतलब जब NaCO3 के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से CO2 जो है निकल जाएगा। ओके, and optically active actual the neutral, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट द थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब यहाँ पे तो सबसे पहले तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, एंड जब यहाँ पे हम NaCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड NaCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड A C4H11N shows a optical activity, gives a N2 gas on treatment with the HNO2। ओके, अब देखो HNO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या होगा, प्राइमरी अमाइन होगा। क्या होगा, प्राइमरी अमाइन होगा। और अगर प्राइमरी अमाइन है, क्या है, प्राइमरी अमाइन है। ओके, तो देखो सबसे पहला वाला भी प्राइमरी है। ओके, सेकंड वाला टर्शियरी है, एंड थर्ड वाला भी वहां पे सेकेंडरी। ओके, तो बचा कौन सा सवाल, दैट्स द फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, और क्या बोला है देखो, on treatment with HNO2, the compound A react with the PHSO2Cl2, producing a compound which is soluble in KOH। okay, वहाँ पे KOH में वहाँ पे soluble होगा। ओके, क्या KOH में soluble होगा। तो जैसे जिस हिसाब से स्ट्रक्चर दिया है ना, उस हिसाब से ये दोनों शो करेंगे। okay, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेकेंडरी है। हाँ, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो दोनों शो करनी चाहिए। क्या, दोनों शो करनी चाहिए। मे बी कुछ स्ट्रक्चर में चेंज हुआ होगा। ओके, ओके, C4H11, an organic compound, the shows optical activity and gives N2 on treatment with HNO3। तो एक दो तीन चार, चार कार्बन इधर भी है, एक दो तीन चार, चार कार्बन इधर भी है। ओके, उसके बाद में NH2 है, एंड इधर भी NH2 है। क्योंकि दोनों प्राइमरी अल्को प्राइमरी अमाइन है, इसलिए वहां पे इशू का।
उसके बाद में ड्यूमस मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ N2, द सैंपल इज हीटेड विद द कॉपर ऑक्साइड एंड द गैस इवॉल्व इज पास ओवर। ओके, हाँ, ड्यूमस प्रोसेस में हम नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पे सबसे पहले तो जो वहां पे जैसे ही बर्निंग करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, कॉपर गॉस का इस्तेमाल करें। क्या करेंगे, कॉपर गॉस का इस्तेमाल करें। ओके, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग halogenated organic compound, the one with the maximum number of chlorine atom in its structure। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। क्या स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए? सबसे पहला है क्लोरल। क्लोरल मतलब क्या होता है? दैट्स द CH3, सॉरी, Cl3C, C डबल बॉन्ड OH। ओके, मतलब यहाँ पे कितने कार क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। गैमेक्सेन, गैमेक्सेन मतलब क्या होता है? यहाँ पे टोटल 6 Cl होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 Cl होते हैं। उसके बाद में क्लोरोपिक्रीन। क्या क्लोरोपिक्रीन अगर हम ले लेते हैं तो अगेन CH, मतलब Cl3CnO2 होता है। क्या, दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ क्लोरोपिक्रीन। एंड फ्रियॉन 12 है। ओके, तो CH2F2, सॉरी Cl2F2 एंड C होता है। ओके, मतलब सबसे ज्यादा अगर हम ले रहे थे तो गैमाक्सेन में लेते हैं, तो 6 क्लोरीन होते हैं। उसके बाद में resonance in the carbonate ion CO3 minus 2 is like that. Which of the following is true? It is possible to identify each structures individually by some physical and chemical properties. Okay, yeah, it is possible. It is possible to identify each structures individually by some physical and chemical properties. तो ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ओके, यहाँ पे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहते हैं, क्योंकि ये बस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वगैरह ऑब्जर्व होता है क्या? नहीं होता है। क्या मतलब इक्विलिब्रियम अलग। आपको वो जो एरो दिख रहा होगा वो दोनों डायरेक्शन से आपको दिख रहा होगा, लेकिन दैट एरो इज यूजफुल फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है बेसिकली, अरेंजमेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वहाँ पे डिफरेंट होता है, बाकी तो सब कुछ सेम होता है। उसके बाद ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं होता है इक्वल टाइम या इक्वल इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। उसके बाद CO3-2 हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ अबव 3। तो CO3-2 जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, एंड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर्स। मतलब देखो, अगर आप यहाँ पे CO3-2 अगर देखते हैं तो कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन जो है, क्या 3 ऑक्सीजन जो है, 3 ऑक्सीजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वहां पे इक्वली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखो -2 चार्ज है, तो -2 के लिए -2/3 होगा। ओके, मतलब 3 ऑक्सीजन में अगेन चार्ज भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, दैट्स -2/3। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या, ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ किया है इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, एंड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर्स। ओके, इन तीनों स्ट्रक्चर्स का ये क्या है वहां पे, कॉम्बिनेशन वहां पे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, मतलब
इंटीजर टाइप का क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पूरे स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है, तो ये कायरल कार्बन है। ओके, क्या कायरल कार्बन है। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दैट्स हेक्सा हाइड्रोक्सी वाला, तो ये क्या करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है। कैसे शो करता है देखो, अगर हमने इसको बीच से काट दिया तो विल गेट अ टू सेम, तो ये भी नहीं शो करेगा। ओके, इसके बाद में अगेन ये भी ले लेते हैं। ओके, क्या ये वाला भी लेंगे, तो अगर बीच से काट दिया तो विल गेट अ सेम पार्ट, क्या मतलब अकायरल है। तो ये हो गया। अगेन देखो, ये यहाँ पे बोला है नो पीओएस एंड नो सीओएस, मतलब ये भी यहाँ पे कायरल है। क्या है, ये भी कायरल है, मतलब कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, दो दो स्ट्रक्चर्स हो गए। ये अगर ले लेते हैं तो बीच से काट दिया तो मेजो हो जाएगा। उसके बाद में ये अगर हम लेंगे तो मतलब अगेन यहाँ पे बीच से काट दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। फिर कितने होंगे, दो ही क्या होंगे, दो ही। ओके, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट